नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास आज कुछ गांभीर्य लिए हुए है। गांभीर्य और चिंता दोनों साथ साथ है। हुआ क्या था 7 अक्टूबर को, किस तरह से विध्वंस की लीला खेली गई आतंकवादियों द्वारा इजराइल में प्रवेश करके, और हमास के आतंकवादियों ने जो कहर बर्पा किया, उसके बाद में इजराइल के सामने क्या रास्ते थे, क्या निर्णायक कदम वॉर घोषित करने के बाद इजराइल के तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में उठाए गए, किस तरह से विश्व समुदाय उन बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है, किन चिंताओं से घिरे हुए हैं हम, चाहे किसी भी राष्ट्र में रहते हों। इस तरह के विषयों पर चर्चा के लिए एक तो हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर हरिदास व्यास जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप लेखक भी हैं और साथ ही चिंतक भी हैं, अध्यापक भी रहे हैं। डॉक्टर ऋषि सिंह जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आप सेवानिवृत्त दोनों जने अपने अपने संस्थानों से हुए हैं। प्रारंभ आपसे करता हूं मैं हरि जी। जब आपने 7 अक्टूबर की इस घटना के बारे में सुना तो क्या प्रतिक्रिया आपकी रही? अशोक जी, दो तरह की प्रतिक्रिया रही। पहली तो यह कि इस तरह का कुछ न कुछ होना जरूर था। वो दुनिया के किसी कोने में होता, लेकिन ऐसा होना जरूर था, क्योंकि एक समुदाय विशेष जो है वो अपनी ताकत को समय समय पर आजमाता रहता है। वो देखता रहता है हम कहाँ तक अब पहुंचे हैं, कहाँ तक हम सफल हो सकते हैं, हम कितने सक्षम हैं। तो यह उस अपेक्षा के अनुरूप था जिसकी आशा में करीब 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 1 साल से कर रहा था। और दूसरा, मुझे यह घनघोर दुख हुआ कि मोसाद जैसी इंटेलिजेंस किस तरह फेल हो गई। मैंने उस हमले के वीडियो देखे। ग्लाइडर से आ रहे हैं आतंकवादी, उनके बैरिकेड्स और कंटीली तारों को तोड़ करके आ रहे हैं, जबकि सुना ये जाता रहा था कि मोसाद के इतने माइन्यूट इक्विपमेंट लगे रहे हैं कि अगर चींटी भी रेंग रही है अनचाही तो वो तत्काल पकड़ लेता है और अलर्ट कर देता है। लेकिन जब मैंने देखा कि किस तरह से बेधड़क वो घुस रहे हैं, तो मुझे लगा कि मोसाद अचानक जैसे फेल हो गया है, उसका सारा तंत्र फेल हो गया है। क्या उसके तंत्र का जो दुनिया लोहा मानती थी, दुनिया भौचक्की रह गई? क्या यही तंत्र था? क्या इसी के हम प्रशंसक थे? तो बात को आगे बढ़ाएंगे। ऋषि जी की तरफ जाने से पहले मैं ये जोड़ूं कि न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया एक प्रकार से सख्ती की स्थिति में आ गई। एक बात जो आपने कही, इजराइल की इंटेलिजेंस फेलियर की बात, उसमें कई विश्व ताकतें हैं जो इस बात का दंभ भरते हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कि वो बहुत बातों की खबर रखते हैं, उनको भी खबर नहीं हुई। दूसरी बातें ये भी आती हैं कि जो खबर आ भी रही थी तो उनको गंभीरता से नहीं लिया गया, और हमास किस पैमाने पर कहर बर्पा कर सकता है उसको कम आंका गया। ऋषि जी, जो निष्कर्ष हरिदास जी ने अपने प्रारंभ में व्यक्त किया, उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि एक समुदाय विशेष है या नहीं है, और उस पर हम कम जाते हुए इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मनुष्य इतना बर्बर कैसे हो सकता है। और जिस तरह छोटे बच्चों और जिस तरह म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला, और न छोटे बच्चों को देखा गया न बड़े बुजुर्गों को छोड़ा गया, और बलात्कार जैसी घटनाएं, और ऐसा लगता है कि हम किसी और बहुत बुरी पिक्चर में धकेल दिए गए विश्व स्तर पर, क्योंकि वो वाले वीडियोस आप तक भी बार बार आ रहे थे। तो प्रारंभ में फिर आपसे वही प्रश्न लेकर, जो पहली प्रतिक्रिया आपकी 7 अक्टूबर की घटना जैसे जैसे खुलती गई तो क्या हो रही थी ऋषि जी? एक्चुअली जैसे डॉक्टर व्यास साहब ने एक्सप्लेन किया कि अनबिलीवेबल था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस हद तक, और इतना एक्सटेंसिव अटैक करना। चारों तरफ से पूरा बैकिंग था, मिलिट्री का भी था, मतलब मिसाइल्स भी चल रही थी, पीपल ऑन द ग्राउंड, मतलब गाजा पट्टी के अंदर बाहर
चारों तरफ से जो घेर करके उन्होंने सिविलियंस को मारा है, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बर्बरता के साथ और इतनी जल्दी ये लोग कर पाएंगे। दूसरी बात है कि इजराइल ने रिएक्ट किया है, लेकिन वही जैसे पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा था इन्होंने। कोशिश कर रहे थे कि हमास जो है आजकल थोड़ा कम मिलिटेंसी दिखा रहा है काफ़ी समय से, तो वो एक बात तय हो गई कि मतलब कोई भी अपना कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है जहाँ टेररिज्म का सवाल है, जहाँ अलगाववादी का सवाल है, जहाँ महज किसी भी तरह का मतलब कट्टरपन दिखाई देता है, तो सबको सचेत रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है वाली बात के बाद में जब ऐसी घटना हो जाती है, जिसके ज़्यादा विवरण में मैं नहीं जा रहा हूँ, और ना हम अभी इजराइल हमास और इजराइल और गाजा पट्टी, फिलिस्तीनी आंदोलन और टू स्टेट सॉल्यूशन, उस सब के विवरण में नहीं जा रहे। हम अभी की स्थिति पर आने की दिशा में जल्दी बढ़ेंगे। इस क्रम में जो हाहाकार मचना स्वाभाविक था, उसके बाद में अगर आपके पास में शक्ति है तो आपको शत्रु का दमन करने के लिए उसका पुरजोर उपयोग करना आपका कर्तव्य हो जाता है, और इजराइल ने उस प्रकार का लिया, और ये कहा गया कि वी आर एट वॉर, जो कि गलत नहीं भी था। उसके पूर्व में यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो छवि है वो भी है कि वो न्यायिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करने वाले थे, और इजराइल पूरी तरह से एक मन नहीं था, और शायद इसका भी कहीं लाभ उठाया गया हमास की तरफ से। पर जिस पैमाने पर हमास की तैयारियां रही, और जैसे कि तीनों उन्होंने जल से भी आक्रमण, थल से भी आक्रमण, और वायु यान के माध्यम से भी आक्रमण, फिर धीरे धीरे उनको न्यूट्रलाइज किया गया, जहां पे उन्होंने, जो लोग एकदम अपने रोजमर्रा के जीवन में थे और किसी तरह का प्रोवोकेशन उनकी तरफ से नहीं था, उन घटनाओं के बाद में जो भी इसके लिए उत्तरदायी है कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, उसके कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए इजराइल ने अपोजिशन को शामिल करके एक सरकार बनाई, और तुरंत प्रतिक्रिया जो हरिदास जी भारत की तरफ से ट्वीट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने की कि वो आतंकवादियों के हमले की स्थिति में इजराइल के साथ खड़े हैं। अन्य देशों ने भी अपना अपना स्टैंड व्यक्त किया। कैसे देखते हैं आप भारत की प्रतिक्रिया को? पहले तो जो आधिकारिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से जो स्पष्ट होता है, दूसरा अब जो आप देख रहे हैं अपोजिशन ने जो स्टैंड लिया, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पैलेस्टीन के समर्थन में अपना जो स्टैंड है उसको दोहराया। हमास के हमले की निंदा उस वक्तव्य में थी नहीं। ओवरऑल भारत और इजराइल पर आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया, हरिदास जी। देखिए, दो तरह की प्रतिक्रिया हुई है। एक तो आधिकारिक प्रतिक्रिया। आधिकारिक प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत की यह स्पष्ट घोषणा है कि हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध हैं। तो यह एक आतंकी हमला था, इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध होना आधिकारिक रूप से नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है वो बिल्कुल समीचीन है, वही होना चाहिए। लेकिन अभी की जो ताजा खबर है वो ये है कि जो विपक्ष गुट बना है INDIA के नाम से, उसने अभी एक मेमोरेंडम तैयार किया है जिसमें कांग्रेस के, SP के और JDU के करीब 15 सांसदों के हस्ताक्षर है, और जिसमें यह कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ, हम इस हमले में फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। तो करीब एक पेज का ये मेमोरेंडम अभी हालिया दिया गया है। लेकिन जो हालत भारत में आप देख रहे हैं ना, दो गुट की, एक विपक्षी गुट है जो फिलिस्तीन को कर रहा है समर्थन, एक आधिकारिक रूप से जो बाकी लोग भी हैं, जो चाहे आधिकारिक नहीं हो, स्वतंत्र रूप से हो, जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति पूरी दुनिया में है। दुनिया के करीब 57-58 देश ऐसे हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, और इसे आतंकवादी हमला नहीं बता रहे हैं,
बल्कि कुछ वर्षों के पुराने इतिहास को देख करके कह रहे हैं कि इजरायलियों ने ऐसे अत्याचार किए थे, उसका ये बदला तो लेना चाहिए था। और दूसरी तरफ पूरा विश्व है, अमेरिका सहित, जो ये स्पष्ट रूप से कह रहा है आतंकी हमला है और इसमें हम इजराइल के साथ हैं। तो कुल मिला के विश्व स्पष्ट रूप से दो भागों में विभक्त हो गया है। यह स्थिति जो है ये ज्यादा आशंका वाली स्थिति है। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था उस समय कई मित्रों के साथ चर्चा होती थी, पर मैं इसे विश्व युद्ध का कोई बीज रूप नहीं मानता था उस युद्ध को, अब भी नहीं मानता हूं। लेकिन यह जो युद्ध हुआ है, आप एक हाइपोथेसिस कीजिए कि इसमें 50 देश दुनिया के फिलिस्तीन को खुला सक्रिय समर्थन देना शुरू कर दे, तो यह युद्ध केवल इजराइल तो नहीं लड़ सकता। और उस समय इजराइल के समर्थन में जो बाकी विश्व है वो आता है, तो यह एक तरह से विश्व युद्ध की छाया का प्रारंभ है। हम इसे भुला नहीं सकते। जी, हरिदा जी, विश्व युद्ध वाले संदर्भ को थोड़ा अलग रखते हुए फिर से मैं ऋषि जी के सामने ये इस प्रश्न को लेकर आता हूँ कि आप अगर उस समय ऐसी स्थिति के बाद में 8 अक्टूबर को या जो भी सभा हो रही है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में जो परामर्श समिति है उसमें बैठे हो, तो क्या संभावित कदम है जो इजराइल के सामने बचते? इजराइल के सामने एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं था। एक तो इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन है जो कि सभी देश फॉलो करने की कोशिश करते हैं, भारत भी। उसमें यह है कि नेवर गिव टू टेररिज्म, मतलब वी विल नॉट सरेंडर टू टेररिज्म। हमें जो रिस्पांस देना है हम करेंगे, हम नेगोशिएट नहीं करते टेररिस्ट के साथ। फैक्ट नहीं है एक्चुअली, कहीं पर मजबूरी में करना भी पड़ता है। एंड आपको ओवरऑल पिक्चर लेना होता है कि कम से कम आपके सिविलियन लाइफ का लॉस हो, प्रॉपर्टी का लॉस हो, एंड जितने जल्दी आप पीस की तरफ आ सकें तो वो ज़रूरी है। अभी इस केस में जिस स्पीड के साथ और जिस तीव्रता के साथ ये इंसिडेंट अनरोल हुआ है उसमें एक्चुअली कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो एक अच्छी बात जो हमें देखने को आई कि इजराइल क्या, इवन अमेरिका में मैंने देखा है, ब्रिटेन में देखा है, जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी टाइप सिचुएशन होती है तो सभी लोग यूनाइट हो जाते हैं, सिटीजन्स यूनाइट हो जाते हैं। एक हमारे देश में है अनफॉर्चुनेटली, और कई और देशों में भी होगा आई एम श्योर, कि लोग डिवाइडेड रहते हैं। सब अपने अपने बायस के साथ चलते हैं, अपने अपने पॉलिटिकल स्टैंड के साथ चलते हैं और देश का नहीं सोचते। ये एक बड़े दुख की बात है जो कि सामने आई। इस संदर्भ में मैं आपके साथ ये याद करूं हरिराज जी की जो इजराइल की छवि रही है कि वो एक सशक्त रूप से शत्रु का सामना करने के लिए तत्पर हैं और किस तरह से उन्होंने इस स्थान को अपने राष्ट्र के रूप में बनाया है। तो जो ज्यूज विश्व के किसी भी कोने में है उनके अंदर भी उस तरह का जज्बा है। तो काफी युवक और युवतियां जो कि इजराइल में नहीं है, पर जब उन्होंने देखा ऐसे हालात हैं तो चाहे यूके से गए हो, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, या वो भी युद्ध में शामिल होने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात आती है कि भारत की तरह अमेरिका का भी पहली जो प्रतिक्रिया रही और जो कि अभी तक है वैसे, कि वो इस आतंकवादी स्थिति का सामना करने के लिए इजराइल के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने अपनी ओर से कुछ युद्ध में प्रयोग किए जाने के लिए जहाज और वो सब भी भेजा। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने जिस तरह का संबोधन किया, तो जो ज्यूज हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी और इजराइल में जो रह रहे हैं, उन्होंने भी उसका स्वागत किया। इसके साथ साथ अन्य देशों की प्रतिक्रियाओं की तरफ भी थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। तो ऋषि जी, आप जानते हैं कि लेबनान में हिजबुल्ला भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गया। ईरान का हाथ तो इसमें पहले से बताया ही जाता है। टर्की का भी स्टैंड क्लियर है। भारत के अलावा अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो मोटा मोटी इजराइल के साथ है। जैसे हरिराज जी कह रहे थे, वो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अभी थोड़ी देर हम बात करते हैं जो एक पोलराइजेशन इस घटना को लेके अमेरिका में भी मैं आपने देखा होगा, लेकिन बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। तो प्रो फिलिस्तीन जो हत्या हुई है जी, मैं इस बात को पूरा करूं तो कई यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किए हैं जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में भी किए और इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हुए। कहीं कहीं तो वो आमने सामने भी हो गए। तो कानून व्यवस्था की स्थिति
भी बन रही है अमेरिका में भी इसको लेके। पर कुछ रिपोर्टर से बातचीत में जो प्रो फिलिस्तीन है वो हमास की कार्रवाई को इजराइल का प्रोपोगेंडा बता रहे होते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसको जैसी है वैसी देखने के लिए जब हम अपने विचार को लेकर चलते हैं तो जहां से भी देख रहे होते हैं उतनी देख रहे होते हैं। तो ये सोशल मीडिया में एक तरफ तो ये इंफॉर्मेशन क्रांति है, इसके नाते चलते बहुत सारी बातें सामने आ रही है, फिर भी एक प्रकार का धुआं सा उड़ जाता है और एक नैरेटिव बनाने की स्थितियां बन जाती हैं। जैसे कि आप कह रहे थे अभी कांग्रेस भारत में उन्होंने ये हस्ताक्षर करके कहा है और कई पत्रकार भी भारत के इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए कदम को आगामी चुनावों के परिप्रेक्ष्य को लेकर देखते हैं। पर हम वहां से अभी लौट आते हैं विश्व स्तर पर देखा जाए ऋषि सिंह जी, और अब मैं इसको पोस्ट टेरर अटैक के बाद में, एक तो क्या है कि आपके पास कोई क्लियर टेम्पलेट नहीं होता है कि ये हो गया है तो मैं ये करूं, क्योंकि ये तो अप्रत्याशित भी था और खौफनाक भी था। और अपने अंदर आत्मविश्वास एक राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए जो कुछ इजराइल की समझ में आया उन्होंने किया। जो कि समझ में आया उसमें ये समझ आ गई, उन्होंने कहा कि हमास को खत्म करना है और गाजा पट्टी पर से उनको खाली करना है। तो लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित करने वाली स्थिति, वो भी जब प्रारंभिक 7 अक्टूबर के बाद के दिन होते हैं तब आपको लगता है कि लॉजिकल है वगैरह, पर अब धीरे धीरे फिर इसकी मानवीय स्तर पर जो एक विकराल समस्या की संभावना बढ़ती है उसकी तरफ देखने लगते हैं। और ये देखने का काम मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, अभी अमेरिका का भी जो ऑफिशियल स्टैंड है वो थोड़ा सा वो उसको फाइन ट्यून करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हो सकता है आगे, हम में से कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, फिर भी प्रयत्न किया जाए। हरिदास जी, जैसे आप पहले विश्व युद्ध की बात कर रहे थे, वो अगर हम उससे दूर भी हैं तो भी उस स्थान विशेष में आने वाले समय में पहले तो जो पानी और बिजली की सप्लाई इजराइल की तरफ से वो पूरे क्षेत्र के लिए बंद कर दी गई थी, वो तो है ही है, लेकिन हमले दोनों तरफ से जारी थे। इसका मतलब जो हमास की तैयारी है वो भी जितनी आप अनुमान लगा सकते हैं उससे कई गुना अधिक रही है। ओवरऑल पुनः उस स्थान विशेष में 7-8 दिन के बाद की स्थिति को देखते हुए आगे का क्या संभावित स्वरूप हरिदास जी आप देख पाते हैं? देखिए, जब 7 तारीख को यह हमला हुआ उस समय इजरायली सेना की संख्या थी वो 1,60,000 थी, और जब ये बाकायदा इजराइल ने युद्ध घोषित कर दिया, आज की तारीख में इजराइल की सेना की संख्या 6,40,000 हो गई। जैसा आपने कहा था कि दूसरे देशों में बसे हुए जो इजरायली हैं वो लौट आए हैं, जो सिविलियंस है वो मिलिट्री में भर्ती हो रहे हैं। तीसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि इजराइल ने अपने नागरिकों को लेटेस्ट जो वेपन्स है वो दिए हैं, आत्मरक्षा किए हैं, राष्ट्र के रक्षा। तो यह कुल मिलाकर के इजराइल के भीतर तो एक ऐसा जज्बा है कि यह जो हमास ने बेअदबी की है इसको जब तक पूरी तरह हम खत्म नहीं करते तब तक यह युद्ध जारी रहे। दूसरी बात जो वहां देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपने देखा होगा पिछले लंबे समय से वहां इजराइल में इलेक्शन बार बार हो रहे थे, क्योंकि दोनों में से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था। लेकिन युद्ध के समय किसी विपक्षी का कोई भी बयान ऐसा नहीं आ रहा है जो राष्ट्र के विरुद्ध हो, जो इजराइल के विरुद्ध हो, या जो नेतन्याहू के व्यक्तिगत रूप से विरुद्ध हो। ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है। पूरा राष्ट्र है वो इस समय एकजुट है। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र जो है यहाँ भारत में है, जो अमेरिका में आप कह रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र के नाम पर ये सब चल रहा है, विरोध भी हो रहे हैं और खुलेआम हमास के समर्थन में भी आ रहे हैं। हमास के खतरों को जानते हुए भी, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन ये इजराइल की इस यूनिटी को मानना पड़ेगा कि वो इस खतरे को साफ देख रहा है कि राजनीति बाद में है, राष्ट्र पहले है, और इसलिए वहां किसी प्रकार का द्वैत नहीं है। इजराइल के जो लोग मरे हैं, जिनके अंतिम संस्कार किए गए हैं, आप देखेंगे कि मीडिया में भी वे तस्वीरें नहीं आई है कि उनके परिवारजन जो है वो बिलख रहे हैं या वो दुख मना रहे हैं, बल्कि वे तस्वीरें ज्यादा है जिनको हमास ने बंधक बना के रखा है, जिन बच्चों को, जिन औरतों के साथ रेप किया है, जिन आम आदमियों को बंधक बना के रखा है। आज के न्यूज के हिसाब से करीब 199 बंधकों को उन्होंने
अपने पास रखा है और इजराइल पर इस बात के तहत दबाव दिया जा रहा है कि या तो आप ये हम बंद कर दीजिए हम पे हमला करना, या हम इन सारे बंधकों को मार दें। थोड़ा सा एक पोलाइट स्टेटमेंट हमास की तरफ से आया, वो ये था कि युद्ध बंद हो सकता है, हम बंधकों को छोड़ सकते हैं इजराइल अगर हम पर अटैक करना बंद कर दे। ये एक पोलाइट कदम है पहले की तुलना में, लेकिन हमले बदस्तूर आज की तारीख में भी जारी है। इस बीच में यूनाइटेड नेशंस की पहल पर और अमेरिका के कहने से इजराइल कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जल की आपूर्ति फिर से जारी करने पर सहमत हो गया। ये भी एक बात निकल कर आ रही है। ऋषि सिंह जी, जो परिवार हैं जिनमें से कुछ के सदस्य बंधक बनाकर ले जाए गए, उनमें से कुछ लोग अमेरिका के भी हैं। 29 से अधिक अमेरिकी अपने प्राण वहां पर गंवा चुके हैं। और ये जो हमास के मानसिकता के बारे में और एक ज्यूज के लिए जो पवित्र दिन था उसको चुनकर इसकी तैयारी तो कई महीनों की बल्कि बरस से चल रही थी और भनक नहीं पड़ पाई, वो बात है। लेकिन अभी कुछ ऐसा प्रोवोक करने वाली घटना हुई नहीं, तो क्या लॉजिक आपको लगता है हमास का अगर एंड गेम क्या इस हमले के माध्यम से रहा होगा ऋषि जी? एक बात क्लियर हो रही है कि हमास जो कर रहा है वो तो अपने पावर के लिए, अपने पोजीशन के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए कर रहा है, और इजराइल से बढ़िया कोई टारगेट नहीं है जहाँ पे सब मुस्लिम कंट्री, पर्टिकुलरली अरब कंट्री यूनाइट हो जाते हैं। और उसमें कई ऐसे इश्यूज हैं, जैसे मतलब मैं ऑब्लिकली रेफर कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया भी काफ़ी अभी अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, टूरिज्म की तरफ जा रहा है, काफ़ी रूल्स चेंज हो गए हैं, विमेन एम्पावरमेंट आ गया है। और इंडिया का भी जो है, अगर आप देखेंगे अलॉन्ग विथ मतलब कई कंट्रीज़ का है कि अभी नए तरह से ट्रेड वगैरह और एक दूसरे से सहयोग बढ़ाने की मतलब काफ़ी चेष्टा चल रही है। तो ऐसा लग रहा था कि रियलाइन हो रहा है, अरब वर्ल्ड भी काफ़ी रियलाइन हो रहा है, काफ़ी नई डेवलपमेंट्स होंगी, इजराइल भी काफ़ी एक्सेप्टेबल हो गया है। तो ये सब में पोलराइज करना बहुत ज़रूरी था। एटलीस्ट सर्टेन कंट्रीज़ हैं जैसे जो ब्लॉकेड किए गए हैं, जैसे ईरान वगैरह है, तो उनके इंटरेस्ट में है कि अरब यूनिटी रहे। जो उनके हिसाब से वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, और इजराइल को भी मान्यता बहुत देश देना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी क्लोज टाइज हो रहे हैं, प्रोग्रेस भी हो रहा है, इकोनॉमी भी अच्छी है, उनके कई इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक ही ब्लो में उन्होंने बहुत चीज़ें कर ली हैं। जैसे डॉक्टर व्यास साहब समझा रहे थे कि मतलब पोलराइजेशन बहुत ही स्ट्रांग है। वो सिर्फ, और आपने भी बताया कि इवन यूएस वगैरह में डिवाइडेड लॉट हो गया है, इवन यूएस का जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है थोड़ा सॉफ्टन हो रहा है। तो ये आपको हर जगह मिलेगा, प्रेशर दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ के लोग हैं जो कि प्रेशर करेंगे। अभी हमास ने जो डैमेज किया वो कर दिया, अभी इसराइल जवाब दे रहा है, तो अभी सबसे पहला एफर्ट होगा कि सीज फायर करें। उसमें नॉर्मल आर्ग्यूमेंट होगा कि सिविलियंस आर इनोसेंट, बट ये क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट है कि व्हेन यू कीप योर माउथ शट इन फेस ऑफ मतलब एक्सट्रीम प्रोवोकेशन और एक्सट्रीम टेरर समझिए, या एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी काइंड, तो आप मतलब सहभागी हैं। आप सिर्फ इनोसेंट नहीं रह सकते। इनोसेंट है तो यू हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो वो एक इशू है। हिस्टोरिकल तो आप उधेड़ बुन करते ही रहेंगे, उसका तो कोई अंत नहीं है। कोई 1000 साल जाएगा, कोई 700 साल जाएगा, कोई 3000 साल जाएगा। तो आपको मतलब ऐसा कोई बिंदु नहीं रहता जिसमें हम बोलेंगे कि नहीं हम ही ओरिजिनल हैं, हम ही राइट हैं। बट एक क्षमा चाहता हूँ, सिविलियन कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। हरिदा जी, ये स्थिति ऐसी कॉम्प्लेक्स है कि उसके बहुत सारे पहलू हैं जिनको निश्चित रूप से हम आधे घंटे में छू भी नहीं सकते पूरी तरह। पर एक टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा विशेष रूप से, अगर हम भारत के पौराणिक संदर्भों को देखते हुए अगर श्रीमद् भागवत का संदर्भ लेते हैं, जन्मेजय परीक्षित के पुत्र ने जब तक्षक द्वारा परीक्षित
राजा जी को डस लिया गया, और उसके पीछे भी एक पूर्व कथा है प्रोवोकेशन वाली। और वो जो नाग यज्ञ किया उसमें नाग आके स्वाहा हो रहे थे, तो फिर जन्मेजय को समझाया गया कि इस तरह प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, और बाकी भी जो ज्ञान की बातें होती। अभी वैसे तो अलग तरह का समानांतर ये है कि बहुत अनावश्यक का प्रोवोकेशन जैसा 7 अक्टूबर का और जितना विभत्स हुआ, पर उसके बाद में गाजा पट्टी के लोगों के प्रति जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं तो उसका एंड गेम होना आवश्यक है। उसमें कहीं ना कहीं तो संयम की आवश्यकता होगी, पर वो किस तरह से समीकरण बैठेगा उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। फिर भी इस परिदृश्य में एक बात और मैं कोट करूं, जो बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं इजराइल मूल के, युवान, उनको होमोसेपियंस पुस्तक और भी कवि चर्चित है, वो एक बातचीत में ऐसा कह रहे थे कि आम मन जो है वो ये नहीं देख पाता है कि वो विक्टिम और परपिट्रेटर एक साथ हो सकता है। तो अभी स्थिति में इजराइल पीड़ित है, पर वो दूसरे चेहरे को लेकर भी आगे आ सकता है, या कुछ लोगों की नजर में आ गया होगा। तो आप कैसे देखते हैं, एंड गेम क्या है इसका? बहुत बहुत रिमार्केबल बात कही आपने, बहुत रिमार्केबल। जब आप हिंसा का प्रतिकार करते हैं तो ऐसी कोई मार्जिन लाइन नहीं होती है कि आप यहां तक प्रतिकार करेंगे तब तक वो प्रतिकार है और उसके बाद वो हिंसा है। इजराइल का जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है कि वो किसी भी सूरत में हमास को ऐसा नहीं छोड़ना चाहता कि वो फिर से पनप जाए या ऐसा कोई हमला करने में फिर से सक्षम हो जाए। इजराइल तमाम तरह के शांति वार्ताओं का अंग बन सकता है, लेकिन वो भीतर ही भीतर हमास को इतना तो खोखला जरूर करना चाहेगा कि हमास निकट भविष्य में उस पर फिर आक्रमण नहीं कर सके। इसलिए कुछ देशों को ऐसा लग सकता है कि जो आतंकी हम हमास को कहते हैं वही आतंक इजराइल फैला रहा है। आपको एक सीमा के बाद वे तमाम लोग जो शुरुआत में युद्ध के पक्षधर होते हैं वे युद्ध के विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि युद्ध के परिणाम सामने आने लगते हैं, उसकी भयावहता सामने आने लगती है। तो ये एक इक्वेशन बदलती रहती है। आपका निर्णय है वो पहले आपका अलग था और उसके बाद आपका अलग हो जाता है, लेकिन हो सकता है उसके बाद आपका फिर अलग हो जाए कि हाँ, इजराइल को इतना करना जरूरी था, क्योंकि अगर इजराइल इतना नहीं करता तो हमास बहुत जल्दी शायद पनप जाता। लेकिन ये तब होगा जब हमास की ताकत हम फिर से बढ़ती हुई देखेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ फिर से बढ़ती हुई देखेंगे, आप गौर कीजिए, आज से 12-15 साल पहले आईएस ने जो आतंक मचाया था उसने यही किया था। मतलब मरवान तक पीड़ाएं दे करके, सिर पे पट्टी बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के गोली से उड़ा देना, तलवार से गर्दन अलग कर देना। अफगानिस्तान में जो तालिबान घुसा, तालिबान ने क्या किया था? यही किया था। इन गुटों को अपनी ताकत दिखाने का जो माध्यम लगता है वो लगता है कि हम कितनी क्रूरता दिखा सकते हैं। उस क्रूरता की वे अंतिम हद तक जाते हैं। और बस एक अंतिम वाक्य कह रहा हूं, इसलिए इजराइल ये जरूर चाहेगा कि हमास भविष्य के आने वाले वर्षों में कभी इस प्रकार की क्रूरता दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। बहुत धन्यवाद है हरिदास जी। ऋषि जी, अगर 20 सेकंड में आपको जोड़ना चाहें। जैसे कहा गया है कि an eye for an eye will make the whole world blind, अक्सर हम महात्मा गांधी जी को क्रेडिट देते हैं स्टेटमेंट का, तो इसका भी कोई ना कोई मतलब एक एंगल है जो कि ह्यूमैनिटी को सोचना चाहिए। उसमें ये टाइम आ गया है वैसे कि रिलीजन को रीथिंक करना होगा हमें। बहुत धन्यवाद है ऋषि जी और हरिदास जी। मुझे लगता है सार्थक चर्चा रही, और कहाँ हम पहुंचते हैं आने वाले समय में वो तो समय ही बताएगा, लेकिन हमारी तो प्रार्थना है विश्व शांति के लिए अपने स्थान पर रहती है, और साथ ही जो जिस तरह की प्रतिक्रिया जहां भी हो रही है उसमें भी थोड़ा संयम बरतते हुए दोनों पक्षों को साथ लेकर सोचने का प्रयास करें। और पुनः जो आतंकवादी हमला हुआ था वो तो निंदनीय है ही, और जितनी भी निंदा उसकी की जाए वो तो कम है ही है, पर संतुलन आगे आवश्यक है। ऋषि जी का धन्यवाद है। हरि जी टेक्निकल प्रॉब्लम से छूट गए हमारे बीच, तो उनका भी धन्यवाद है, और आप सबका बहुत बहुत आभार।